हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो क्लास 12 बायोलॉजी की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं बायोलॉजी का निषेचन पश्च घटनाएं चैप्टर नंबर 1 के अंतर्गत जो टॉपिक दिया गया है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, इसको हम डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर के सभी टॉपिक, इससे पिछले सभी टॉपिक आपको चैनल के प्लेलिस्ट पर मिल जाएंगे। आप चैनल प्लेलिस्ट पर जाएंगे क्लास 12 बायोलॉजी, उस पर आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे। और इस नोट को कैसे लेना है, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पूरा PDF नोट इस प्रकार से मैंने आपके लिए बनाया हुआ है, जो कि बहुत ही सरल तरीके से मैंने बनाया है ताकि आपको पढ़ने में बहुत ही आसानी हो। तो उस प्रकार से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो पिछले वीडियोस में हमने निषेचन पूर्व घटना है, निषेचन देख लिया था। निषेचन पश्च घटना यानी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हमें देखने था, ठीक है। तो इसको हम डिस्कस करते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको क्लियर होगा। देखिए, निषेचन पश्च घटनाओं के अंतर्गत युग्मनज का निर्माण और उसके बाद भ्रूणोद्भव यानी एम्ब्रियोजेनेसिस, ये दोनों प्रोसेस, मतलब ये दोनों प्रक्रियाएं इसमें शामिल हैं। तो किस प्रकार से ये होता है इसको हम देख लेते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, चैनल के प्लेलिस्ट पर आप जा सकते हैं, सभी वीडियो आपको इस प्रकार से मिल जाएंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से ये नोट आपको मिल जाएगा, ठीक है। मैं आपको पहले ही बताया कि यदि आप नोट खुद बनाना चाहते हैं तो खुद भी बना सकते हैं, या फिर इसको आप PDF के फॉर्मेट में ले सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर दिया है डिस्क्रिप्शन में, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको नोट कैसे मिलेगा वो मैं वहाँ पर मैं आपको बता दूंगा। देखिए, अब हम देखते हैं निषेचन पश्च घटना यानी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, जो कि आपका दिया हुआ है टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, निषेचन के बाद होने वाली वे घटनाएं जिनमें युग्मनज यानी जाइगोट का निर्माण और भ्रूणोद्भव यानी एम्ब्रियोजेनेसिस शामिल है, निषेचन पश्च घटनाएं कहलाती हैं। ये दोनों प्रोसेस होती हैं। देखिए, युग्मनज का निर्माण होता है और भ्रूणोद्भव उसके बाद होता है। देखिए, युग्मनज का निर्माण, देखिए युग्मनज एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के जीव के मध्य की महत्वपूर्ण कड़ी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये। युग्मनज जो है, जाइगोट, एक पीढ़ी जैसे जो पेरेंट्स, जो पीढ़ी है उसके और जो जन्म हुआ जिस शिशु का, उसके बीच की महत्वपूर्ण कड़ी है, क्योंकि इसके बाद, मतलब इसके विकास के बाद ही शिशु का निर्माण हो पाता है। क्योंकि युग्मनज का जब विकास होगा तो फिर यहाँ पर भ्रूण बनेगा, भ्रूण जब बनेगा उसके बाद ही शिशु का निर्माण होता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी होती है दोनों के मध्य, जो प्रजातियों की निरंतरता को सुनिश्चित करती है, ठीक है। यदि युग्मनज नहीं बनेगा, जाइगोट नहीं बनेगा, तो फिर भ्रूण कैसे बनेगा, भ्रूण नहीं बनेगा तो शिशु नहीं बनेगा, तो प्रजाति की निरंतरता कैसे बनी रहेगी, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। तो हमें पता है कि दो लैंगिक कोशिकाओं के संलयन से ही युग्मनज यानी जाइगोट का निर्माण होता है, हम पहले भी देख चुके हैं, ठीक है। देख सकते हैं आप यहाँ पर, जैसे गैमीट है, एक मेल गैमीट हो गया, एक फीमेल गैमीट, दोनों मिले तो जाइगोट बना। ये जाइगोट बना यानी द्विगुणित बना है, क्योंकि हैप्लॉइड जब गैमीट्स मिलेंगे, क्योंकि हमने देखा था कि गैमीट्स हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, तो जाइगोट क्या होगा, दोनों मिल जाएंगे तो डिप्लॉइड हो जाएगा। और हैप्लॉइड डिप्लॉइड आपको समझ में नहीं आया तो आप पिछले वीडियो देख सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको हैप्लॉइड डिप्लॉइड बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर किया था, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल के द्वारा बताया था, ठीक है। तो वो आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, युग्मनज का निर्माण हो चुका है, युग्मनज बन चुका है, जाइगोट बन चुका है। अब देखिए, भ्रूणोद्भव यानी एम्ब्रियोजेनेसिस क्या है। अब युग्मनज से भ्रूण के बनने की प्रोसेस भ्रूणोद्भव या एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाती है। इसको पहले मैं आपको डायग्राम के जरिए बताऊंगा, उसके बाद पूरा आप लिखा देख लीजिए, वो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए, अभी हमने देखा युग्मनज यानी जाइगोट बन चुका है, जो कि डिप्लॉइड है। अब युग्मनज, देखिए हालांकि चैप्टर नंबर जो 3 है आपका, उसमें आपको बहुत ही डिटेल में इसको पढ़ना है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको जो लाइन यहाँ पर लिखी हुई है NCERT में वो अभी क्लियर हो जाए आपको। देखिए, युग्मनज यानी 2N जो कि जाइगोट बन चुका है। अब इससे क्या होगा, इसका विभाजन होगा। हालांकि ये कोशिका ही है जिसका विभाजन होगा, तो ये कोशिका विभाजन करेगी तो क्या करेगी, ये समसूत्री यहाँ पर होता है, तो ये समसूत्री विभाजन होगा, जिसके वजह से ये 2N रहेंगी, और इनमें जो संख्या है बढ़ेगी, इस कोशिका की, युग्मनज कोशिका की संख्या बढ़ेगी। मतलब एक से यहाँ पर 2 कोशिकाएं बन चुकी हैं। तो ये 2 कोशिका की जो स्थिति होती है, 2 कोशिका जब बन जाती हैं तो इनको हम ब्लास्टोमियर्स बोलते हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 में आपको पढ़ना है, मानव जनन में, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है वहाँ पर, ठीक है। तो देखिए, अब यहाँ पर 2 जो कोशिकाएं बन चुकी हैं, इनसे फिर 8 से 16 कोशिका की अवस्था आती है, जिसे मोरुला कहते हैं, क्योंकि 2 से 4 बनेंगी, 4 से 8 बनेंगी, 8 से 16 बनेंगी, तो 8 से 16 की अवस्था जो आती है उसको मोरुला बोलते हैं। और फिर 32 से 64 कोशिकाओं की अवस्था आती है। यहाँ पर मैंने सभी नहीं बनाई हूँ, क्योंकि 32 में बनाता तो काफ़ी यहाँ पर भर जाता, इसलिए मैंने लिख दिया है इसमें 32 से 64 कोशिकाओं की अवस्था, जिसे ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। उसके बाद गैस्ट्रोला, और गैस्ट्रोला से फाइनली भ्रूण का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि युग्मनज से भ्रूण को बनाने के लिए काफ़ी सारे जो कोशिकाएँ हैं काफ़ी तरीके से विभाजन कर रही हैं,
और इनकी जो स्थिति है मतलब कई प्रकार की प्रक्रियाओं से गुजर रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये डायरेक्ट प्रोसेस नहीं हो रही है, इसमें काफ़ी सारी अंदर प्रोसेस हो रही हैं जिसमें कोशिका विभाजन शामिल है और उसके बाद यहाँ पर कोशिका विभेदीकरण भी होता है। कोशिका विभाजन हमने देखा, कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि, और कोशिका विभेदीकरण क्या होता है? कोशिका, देखिए आपने देखा होगा कोशिका जब विभेदीकरण करती है तो इसका मतलब है सेल डिफरेंशिएशन जब होता है, सेल डिफरेंशिएशन, तो उसमें होता क्या है, जैसे एक खास तरीके की कोशिकाएं होती हैं किसी खास तरीके के अंग का निर्माण करती हैं, और जो अन्य खास तरीके की जो कोशिकाएं होती हैं वो अन्य खास तरीके के अंग का निर्माण करती हैं। जैसे एक तरीके की कोशिकाएं जो होंगी वो आपको क्या बना लेंगे, हाथ बना लेंगे, कुछ पैर बना लेंगी। इस प्रकार से सभी अलग अलग जो कोशिकाएं हैं वो अलग अलग से विभेदीकरण करके अलग अलग अंगों का निर्माण करती हैं। उस प्रकार से जीव शरीर का निर्माण होता है। तो ये विभेदीकरण और विभाजन दोनों ही यहाँ पर होता है, उसके पश्चात ही यहाँ पर शिशु का निर्माण होता है। तो आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। आप देखिए, हम देख लेते हैं उसको। देखिए अब हम देख लेते हैं भ्रूणोद्भव, जो कि आपका एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। इसको बहुत ही अच्छे तरीके से देखिए, एग्जाम में आए तो वो डायग्राम आपको बनाना या ना बनाना वो आपके ऊपर है। वैसे बनाना मत, क्योंकि वो मैंने समझाने के लिए आपको बनाया हुआ है। तो आप यहाँ पर भ्रूणोद्भव लिखने को आए तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, युग्मनज से भ्रूण के विकास की प्रक्रिया को। अभी हमने देखा युग्मनज से भ्रूण बन रहा है, लेकिन उसमें कितनी सारी प्रोसेस हो रही हैं। ठीक है, ब्लास्टोमियर बन रहा है, उसके बाद जो है अन्य प्रोसेस आगे बढ़ रही है। तो आप यहाँ पर ध्यान दे दीजिए कि युग्मनज से भ्रूण बन रहा है तो उसमें कई प्रकार की प्रोसेस हो रही हैं। तो इस प्रोसेस को ही भ्रूणोद्भव यानी एम्ब्रोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, भ्रूणोद्भव के दौरान युग्मनज जो होता है जाइगोट, कोशिका विभाजन जो कि समसूत्री विभाजन होता है यहाँ पर, तथा कोशिका विभेदीकरण से गुजरता है। ठीक है, कोशिका विभाजन होगा, विभेदीकरण मैंने आपको बता दिया, दोनों ही होता है यहाँ पर। और भ्रूण विकास के दौरान जहाँ कोशिका विभाजन से कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है, वहीं कोशिका विभेदीकरण से, सेल डिफरेंशिएशन से कोशिका के समूह एक निश्चित रूपांतरण से गुजर कर विशेषीकृत ऊतकों एवं अंगों की रचना करते हैं, जिससे नए जीव का निर्माण होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा, मैंने आपको बता ही दिया इसका पूरा प्रोसेस, तो आप यहाँ पर समझ रहे होंगे। हालांकि हमें युग्मनज से डायरेक्ट भ्रूण का निर्माण करना है, तो इसमें जो प्रोसेस होगी, जितनी भी प्रक्रियाएं होंगी, उसे हम भ्रूणोद्भव या एम्ब्रोजेनेसिस को बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हुआ। अब एनसीईआरटी में अंडप्रजक और सजीव प्रजक जीव भी दिए गए हैं। देखिए, जीव दो प्रकार से हो सकते हैं, एक अंडप्रजक होंगे जो अंडे देने वाले होंगे, जो सजीव प्रजक होंगे वो डायरेक्ट शिशु को जन्म देते हैं। ठीक है, तो अंडप्रजक देख लेते हैं। देखिए, अंडप्रजक या ओविपेरस जीव होते हैं, वो क्या होते हैं, बेजीव जिनमें निषेचित अंडे पर्यावरण के किसी सुरक्षित स्थान पर दिए जाते हैं। आपने देखा होगा जो कि सरीसृप यानी सांप जो रेंगने वाले जीव होते हैं, पक्षी होते हैं, इनमें क्या होते हैं, अंडे दे दिए जाते हैं किसी सुरक्षित स्थान पर, ये अंडे दे देते हैं, तथा इन अंडों के ऊपर कैल्शियम युक्त कवच होता है। ठीक है, कैल्शियम युक्त कवच होता है, एक आवरण होता है, जो एक निश्चित अवधि के पश्चात स्फुटन द्वारा नए शिशु को जन्म देते हैं, अंडप्रजक कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अंडे से यहाँ पर नया जो शिशु है वो जन्म ले रहा है। तो ये अंडप्रजक होंगे जो अंडे देने वाले जीव होंगे। ठीक है, सरीसृप और पक्षी इसके उदाहरण हैं। देखिए, अब हम देख लेते हैं सजीव प्रजक जो वाइविपेरस एनिमल होते हैं, बेजीव होते हैं जिनमें मादा शरीर के भीतर युग्मनज विकसित होता है। जो जाइगोट है वो विकसित होगा, भ्रूण का निर्माण करेगा, उसके बाद शिशु का निर्माण होता है, और निश्चित अवधि एवं विकास के चरण पूरे करने के बाद मादा जीव के शरीर से प्रसव द्वारा पैदा किए जाते हैं जो शिशु हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो जीव हैं, इस प्रकार के जो जीव हैं उन्हें हम सजीव प्रजक या वाइविपेरस एनिमल कहते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, अधिकतर जो स्तनधारी जीव हैं जैसे मानव भी जिनमें शामिल है वो सजीव प्रजक होते हैं। ठीक है, डायरेक्ट शिशु को जन्म देते हैं, मादा शरीर के अंदर ही जीव का निर्माण होता है, पूरी तरह से वो डेवलप होता है। और इनके यहाँ पर देख सकते हैं, जब मादा शरीर के भीतर कोई जीव विकसित हो रहा है तो वहाँ पर उसके जीवित रहने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि यदि जीव मादा शरीर के बाहर है तो उसको कोई अन्य एनिमल अपना शिकार बना सकता है, तो उनके जो है उनका विलुप्त होने, उनका मतलब नष्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं जो अंडप्रजक होते हैं। लेकिन सजीव प्रजक में ऐसा बहुत ही कम होता है, ऐसा जो जीव है वो बहुत ही अच्छे तरीके से बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हुआ। अब सजीव प्रजक, अंडप्रजक हम देख चुके हैं। अब एनसीईआरटी में आपके देखिए पादपों के केसेस में निषेचन पश्च परिवर्तन को बताया गया है। देखिए, हालांकि इसको चैप्टर नंबर 2 में आप अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए, पादपों में निषेचन पश्च परिवर्तन जो होते हैं, देखिए बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर हमने देखा था, जो पूरा स्ट्रक्चर होता है जो पुष्प का। अब पुष्प में आपका
बादल भी होते हैं, पंखुड़ी होते हैं, पुंकेसर होते हैं, ये सब क्या होते हैं, झड़ जाते हैं, क्योंकि निषेचन तक ही इनका कुछ काम रहता है, उसके बाद इनका कोई काम नहीं रहता, तो ये झड़ जाते हैं। उसके बाद जो युग्मनज है, देखिए हमने देखा था कि युग्मनज का निर्माण कैसे हो रहा था। जो पोलन ट्यूब आई थी उसके बाद ओव्यूल में प्रवेश कर रही थी और ओव्यूल के अंदर अंड कोशिका थी जिससे मेल गैमीट है वो। लेकिन चैप्टर नंबर 2 में बहुत ही डिटेल में आपको पढ़ना है। आपको यदि अभी नहीं समझ में आता तो इतना आप याद रखिए कि युग्मनज से एम्ब्रियो का निर्माण होता है। युग्मनज, क्योंकि जो ओव्यूल में जो नर युग्मक है वो आया और उसमें अंड कोशिका थी, उससे युग्मनज बना और युग्मनज जो है वो एम्ब्रियो में परिवर्तित होगा, ठीक है, भ्रूण में। और जो भ्रूण है वो विकसित होगा, वो पूरी तरह से विकसित होगा और विकसित होकर वो यहाँ पर आपका जो बीज है उसका निर्माण करता है, ठीक है, जो कि बीजांड, ऐसा भी हम बोल सकते हैं कि बीजांड से पूरा बीज बनता है। बीजांड, जो बीजांड है उसी के अंदर तो पूरा एम्ब्रियो बनता है, ठीक है। तो याद रखना आप, बीजांड से बीज का निर्माण होता है और अंडाशय जो होती है ओवरी, उससे फल बनता है, ठीक है। इस प्रकार से स्ट्रक्चर हमने देखा था उसका। इस प्रकार से आप देख सकते हैं जो ओवरी है ये पूरा फल का निर्माण करेगी और उसके अंदर जो ओव्यूल होता है वो बीज का निर्माण करता है, ठीक है। तो याद रखना है आपको। वैसे भी आपको चैप्टर नंबर 2 में बहुत अच्छे से क्लियर होंगे, ठीक है। और अंडाशय में जो फल भित्ति है वो भी बनती है, पेरिकार्प का निर्माण होता है। जो अंडाशय है ओवरी, वही फल भित्ति का निर्माण करती है जो फल को सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एनसीईआरटी में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं जो फल भित्ति है यहाँ पर देख सकते हैं और ये सीड है। इस प्रकार से कुछ डायग्राम दिए हुए हैं, ये सीड है, ये यहाँ पर पेरिकार्प है, ठीक है, जो फल भित्ति है। तो इस प्रकार से बनती है। तो यहाँ पर आपको ये चैप्टर यहाँ पर पूरा कंप्लीट हुआ। इस चैप्टर के सभी टॉपिक हमने इस वीडियो तक पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। तो पूरे वीडियो आपने नहीं देखे, चैनल की प्लेलिस्ट पे जाइए, सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे। और नोट को कैसे लेना है, नंबर डिस्क्रिप्शन में है, कांटेक्ट कीजिए आप। पूरा नोट मैं आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में दे दूंगा, तो नंबर पर कांटेक्ट जरूर करना, वहाँ से आपको पूरा पीडीएफ नोट आपको मिल जाएगा, ठीक है। पूरा चैप्टर हो चुका है, अब इसके और वीडियो नहीं आएंगे। ऑब्जेक्टिव के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आएंगे तो वो मैं आगे से आपको बता दूंगा, ठीक है। वैसे आपका पूरा चैप्टर हो चुका है, इसका इतने ही वीडियो हैं इसमें, ठीक है। तो अब जो लोग सब्सक्राइब नहीं करें हैं अभी तक, कर लेना, क्योंकि आगे की जो भी वीडियो है इस प्रकार से आपको मिलेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।